नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य सफलता की चौखट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत अपने पिछले वीडियो में हमने किसान आंदोलनों को पढ़ा था। उसके पश्चात आज हम अध्ययन करेंगे मजदूर संघ आंदोलन का। इस अध्याय में हम इस बात को पढ़ेंगे कि मजदूर किस तरह से संघ बना करके अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं। इस चैप्टर को हमने मुख्यतः 6 हेडिंग के अंतर्गत बांटा है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हम एटक से पूर्व मजदूर संगठनों की बात करेंगे। देश में छोटे-छोटे करके मजदूर संगठनों का बनना स्टार्ट हो जाता है और वो मजदूरों की समस्याओं को सरकार के सामने उठाते हैं। इसके बाद सारे छोटे-छोटे मजदूर संगठनों को मिला करके एक राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर संगठन बनाया जाता है, जिसको एटक कहा जाता है। उसके पढ़ने के पश्चात एटक में विभाजन होगा, उसको हम देखेंगे यहाँ पर। उसके समानांतर कुछ अन्य छोटे-छोटे संगठन भी बनेंगे, उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे अन्य मजदूर संगठन के अंतर्गत। जब ये सारे संगठन मिल करके मजदूरों की आवाज को उठाने लगेंगे, बुलंद करने लगेंगे, तब सरकार को इनसे कुछ समस्याएं भी होंगी। इनको हम पढ़ेंगे अपनी 5वीं हेडिंग के अंतर्गत। और अंत में मजदूर संगठनों के द्वारा उठाई गई आवाज का कुछ परिणाम भी निकलता है, और परिणाम ये निकलता है कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो कारखाना अधिनियम पारित करती है, 6 कारखाने अधिनियम पारित करती है, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो एक एक करके हमको सबको पढ़ना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कहानी समझ लीजिए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होती है और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट आता है। जब फैक्ट्री आती है तो फैक्ट्री के साथ ही गांव से मजदूर पलायन करते हैं और फैक्ट्री की ओर यानी शहरों की ओर पहुंचते हैं। बाद में उनके साथ ज्यादती होगी, उनका शोषण भी किया जाएगा। जब शोषण किया जाएगा उनका, तब वो हड़ताल भी करेंगे और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। तो इसी तरह से हमारे देश में भी जो पहली हड़ताल है वो 1877 में नागपुर एम्प्रेस मिल के मजदूरों के द्वारा की जाती है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हमारे देश की पहली हड़ताल कौन सी थी, आपको बता देना है। इसके बाद हमारे देश का पहला संगठन जो मजदूर संघ था वो कौन था? वो बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, उसका नाम है। NM लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा इसको बनाया गया था 1890 में। टाइम भी आपको ध्यान रखना है। तो देश का पहला मजदूर संगठन यही था, लेकिन यह ट्रेड यूनियन नहीं था। कुछ शर्तें होती हैं ट्रेड यूनियन बनने की, उन शर्तों को ये फॉलो नहीं कर रहा था, इस वजह से पूरी तरह से ट्रेड यूनियन नहीं था। इन्होंने दीनबंधु नामक अंग्रेजी मराठी पत्रिका का भी प्रकाशन किया, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद 1897 में अमलगेमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा नामक संस्था का निर्माण किया जाता है GP दहिया के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, GP दहिया के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। 1905 में प्रिंटर्स यूनियन कलकत्ता में और 1907 में पोस्टल यूनियन का निर्माण किया जाता है। यही चारों संगठन आगे चल करके एक बड़ा काम करने वाले हैं देश में। 22 जुलाई 1908 में तिलक की गिरफ्तारी कर ली जाती है। क्यों की जाती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और गिरफ्तारी करने के बाद 6 साल की इनको सजा दी जाती है। तब इन्हीं चारों संगठनों ने, हमने अभी आपको जो बताया, ये बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन अमलगेमेटेड वाला है और प्रिंटर्स और पोस्टल, ये चारों संगठन मिल करके क्या करेंगे, देश की सबसे बड़ी हड़ताल आयोजित करेंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा, 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे इनसे उठा करके, और एक बाहर से उठाकर रख दिया जाएगा। पूछ लिया जाएगा कि कौन सी संस्था ने इस हड़ताल में भाग नहीं लिया, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल थी, ये ध्यान रखना है, चारों संस्थाओं ने मिलकर के की। इसके बाद भी कुछ संस्थाएं निर्मित होती हैं। 1909 में कामगार हितवर्धक सभा, 1918 में मद्रास लेबर यूनियन, BP वाडिया, जिनके भी संस्थापकों के नाम दिए हुए हैं वो आपको रट लेना है, वो सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देश का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था, ये ध्यान रखना है। इसके बाद 1918 में गांधी जी का अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन गठित किया जाता है और गांधी जी ने यहीं पर ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। आपको पता है गांधी जी ने 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन में भाग लिया था, तो वहीं पर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है आपको बता दें कि इससे पहले जो फैक्ट्री मालिक हुआ करते थे, तो फैक्ट्री मालिक सोचते थे कि हम ही पूरी फैक्ट्री के मालिक हैं, मजदूरों को इसमें कोई इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है, हम कैसे निर्णय लेते हैं। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। कोई भी अगर आप कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, तो उसमें मजदूरों की बात को भी आपको रखना पड़ेगा। इस तरह से आप फैक्ट्री के मालिक पूरी तरह से नहीं है, मजदूरों का भी कुछ हिस्सा है, यही चीज ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहलाता है। इस तरह से सारी छोटी छोटी अभी हमने आपको जो चर्चा की है मजदूर संगठनों की, उस तरह के 107 मजदूर संगठनों को मिला दिया जाता है, 107 ट्रेड यूनियन को मिला दिया जाता है और मिला करके 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कर दी जाती है।
क्यों की जाती है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। होता यह है कि 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। जानते होंगे, जीके का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। वहां पर इसकी स्थापना की जाती है। स्थापना करने के बाद क्या किया जाता है? हर देश से अपने अपने प्रतिनिधि यहाँ पर भेजने की अपील की जाती है कि जाइए अपने अपने देश से एक एक प्रतिनिधि यहाँ पर भेजिए। इसी उद्देश्य से हमारे देश में 107 ट्रेड यूनियन को मिला करके 1920 में बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की निर्माण की जाएगी और NM जोशी को 1920 में एटक का प्रतिनिधि बनाकर ILO में भेजा गया। 1920 में ध्यान रखिएगा, ये आपके NM जोशी महोदय हैं और इनको भेजा जाएगा 1920 में एटक का प्रतिनिधि बनाकर के ILO में। लेकिन 1919 में जो मीटिंग हुई थी यहाँ पर ILO की जो मीटिंग हुई थी 1919 में, तो यहाँ पर भारत का कौन सा व्यक्ति गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है। पीछे हमने भी आपको बताया है, BP वाडिया, ये मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना इन्होंने की थी। इसी व्यक्ति को भेजा जाएगा कहां पर? 1919 की मीटिंग। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे। एटक का जो संस्थापक है, पहले सम्मेलन के दौरान इस संस्थापक हमने आपको पहले बताया NM जोशी हैं। पहला जो सम्मेलन किया जाता है 1920 में बंबई में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष इसका बनाया गया था लाला लाजपत राय को और इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा। इसका महामंत्री दीवान चमन लाल को बनाया गया था। अपने प्रारंभिक वर्षों में एटक गांधीवादी तथा लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित था, लेकिन बाद में रूस में आप जानते हैं कि वामपंथी विचारधारा का उदय हो जाता है। उसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है और भारतीय जो लोग हैं जो एटक से संबंधित हैं वो भी उन विचारधारा से प्रभावित होंगे और उनके कार्य करने की जो शैली है उसमें भी बदलाव आ जाएगा। यही कारण होगा कि आगे चल करके एटक का विभाजन हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग तरीके की विचारधाराएं इसमें आ रही हैं, इस वजह से विभाजन अवश्यंभावी हो जाएगा। एटक के विभाजन से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं पीसीएस में, इनको भी ध्यान रखना है। तो 3 बार विभाजन किया जाएगा। किस तरह से किया जा रहा है? 1929 में पहली बार एटक का विभाजन किया जाता है। नागपुर अधिवेशन के दौरान अध्यक्षता इस अधिवेशन की जवाहरलाल नेहरू ने की थी। NM जोशी तथा VB गिरी ने अलग होकर के इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITF का निर्माण कर दिया। NM जोशी हमने भी आपको बताया कौन है NM जोशी, ये आपके NM जोशी हैं, यानी जिसने स्थापना की थी, जो जिसको संस्थापक बनाया गया था वही विचारधारा से खुश नहीं थे और अलग हो जाते हैं। तो NM जोशी अलग हो गए और इधर आपके VB गिरी अलग हो गए। पॉलिटी में VB गिरी से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है कि ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जो प्रारंभ में मजदूर आंदोलनों से भी जुड़े थे, यानी वो राष्ट्रपति भी थे और मजदूर आंदोलनों के नेता भी थे। ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। आपको नाम VB गिरी ही बताना है। तो VB गिरी और NM जोशी दोनों नाखुश हैं और उन्होंने अलग होकर के ITF की स्थापना कर दी। 1931 में एटक का फिर से दूसरा डिवीजन हो जाएगा। रणदिवे और देश पांडे दो व्यक्तियों ने अलग होकर के रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस RTUC की स्थापना कर दी। तो 2 डिवीजन हो गए एटक के, एक आपका ITF अलग हो गया और एक आपका RTUC अलग हो गया। लेकिन बाद में 1934 में RTUC और 1938 में ITF पुनः एटक में मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि इनको समझाया बुझाया गया। 1930 के आसपास की वैश्विक जो मंदी आती है और उस मंदी के कारण अकेला बचा था ITUC, वो कमजोर पड़ गया था, अपनी मांगों को रख नहीं पा रहा था, सही से अपनी डिमांड नहीं कर पा रहा था। इस वजह से इन्होंने दिमाग लगाया कि हमारा आंदोलन कमजोर पड़ रहा है और सारे संगठन मिल जाते हैं पुनः। RTUC और ITF दोबारा मिल जाते हैं और ITUC में सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब देश आजाद होने का समय आता है 1947 में, इसका तीसरा डिवीजन हो जाता है वल्लभ भाई पटेल और VB गिरी। देखिए VB गिरी फिर से आएंगे, अब इस बार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर के इन्होंने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना कर दी, जो आधुनिक भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये आपको ध्यान रखना। ITUC के समानांतर अन्य भी छोटे छोटे संगठन बने थे, उनको भी आपको याद करना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछ जाते हैं। सोशल सर्विस लीग NM जोशी ने बनाया था अलग से ITUC की स्थापना होने से पहले। ऑल इंडिया रेवलेमेंट्स फेडरेशन VB गिरी ने स्थापित किया था, ये VB गिरी हैं आपके। हिंदुस्तान मजदूर सभा 1938 में सरदार पटेल व राजेंद्र प्रसाद, पटेल को जानते ही हैं आप, और राजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर उन्होंने बनाया। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर MAN रॉय और जमनालाल मेहता, MAN रॉय हैं, इनको हम वामपंथी आंदोलनों में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना KT शाह ने की थी। KT शाह का पॉलिटी में आप नाम पढ़ेंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से जब ट्रेड यूनियन मजबूत हो रहे थे और इन्होंने सरकार के सामने जनता की समस्याओं को रखना चालू किया
तो सरकार को समस्याएं भी कुछ हो रही थी और इन समस्याओं से बचने के लिए उन्होंने कुछ पाबंदियां भी लगाई। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि ट्रेड यूनियन की गतिविधियों पर कैसे नियंत्रण लगाया जाता है। तो ट्रेड यूनियन एक्ट लाया जाता है सबसे पहले 1926 में। अब बार-बार मजदूर हड़ताल कर रहे थे, इस वजह से सरकार को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो इनकी हड़तालों को कानूनी मान्यता मिल जाती है कि आप हड़ताल करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। आंदोलन में, ऐसा आंदोलन जो पॉलिटिकल है, आप उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। आप हड़ताल करिए, अच्छी बात। इस तरह से एक दूसरा है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के बारे में हम बात करेंगे अच्छी तरह से आगे, जब भगत सिंह को पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलनों में, और हम आपको बताएंगे कि असेंबली बम कांड जो भगत सिंह के द्वारा किया जाता है लाहौर में, उस समय इसी एक्ट पर चर्चा चल रही होती है। ये वहां का तस्वीर है, असेंबली बम कांड जहां पर हुआ था, और ये उन्हीं बमों में से एक सैंपल है, बरामद किया गया था। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 में अति आवश्यक सेवाओं जैसे बिजली, पानी एवं रेलवे आदमी हड़ताल तथा राजनीतिक कार्यवाहियों या किसी दूसरे के समर्थन में आहूत हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी अभी इनको दिया गया था, राजनीतिक गतिविधियों के अलावा हड़ताल करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो बिजली है, पानी है, रेलवे, इन आवश्यक सेवाओं के व्यक्तियों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, इनसे उस अधिकार को छीन लिया जाता है। अंततः इन मजदूर संगठनों के द्वारा जितनी भी आवाजें उठाई गई, उसका कहीं न कहीं सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलता है, और उन्हीं परिणामों को हम कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पढ़ते हैं। इन कारखाना अधिनियमों में आपको बता दें कि कुल 6 कारखाना अधिनियम बनाए गए थे, यानी 6 फैक्ट्री एक्ट पारित किए गए थे। इनके यहाँ पर क्रम लिखे हुए हैं, इनमें से हमें 3 पढ़ना है। तो पहला फैक्ट्री एक्ट 1881, टाइम आपसे पूछ जाएगा, और किसके काल में इसको पारित किया जाता है, तो लॉर्ड रिपन के काल में इसको पारित किया जाता है। लॉर्ड रिपन के बारे में हम आपको बताएंगे, बहुत ही अच्छा आदमी था। और ये जो पारित किया जाता है प्रथम फैक्ट्री एक्ट, वो बाल श्रम से संबंधित, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस चीज से संबंधित था, बालकों से कि महिलाओं से कि पुरुषों से संबंधित था। आपको बताना है बाल श्रम। कॉमन सेंस की बात है कि अगर बालकों को यानी छोटे बच्चों को, महिलाओं को और पुरुषों को रखा जाता है कहीं पर, और कोई समस्या तीनों के साथ है, तो सबसे पहली जो समस्या है किसका निदान किया जाएगा, तो बच्चों की समस्या का निदान किया जाएगा। जैसे आपने टाइटैनिक मुंबई में भी देखा होगा कि जहाज में जब सब लोग डूब रहे होते हैं तो सबसे पहले बच्चों को निकाला जाता है, इसके बाद महिलाओं को, इसके बाद पुरुषों को। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें रटने का कोई काम नहीं करना है, कॉमन सेंस लगाना है कि पहले फैक्ट्री एक्ट जो पारित किया जाएगा वो बालकों से संबंधित होगा, दूसरा वाला महिलाओं से होगा। इसमें क्या कहा गया, 7 वर्ष से छोटा कोई बच्चा काम नहीं करेगा। दूसरे फैक्ट्री एक्ट में हम बात करें कि 9 वर्ष से छोटा कोई बच्चा काम नहीं करेगा, और तीसरे फैक्ट्री एक्ट में हम बात करें कि 14 वर्ष से छोटा कोई बच्चा काम नहीं करेगा फैक्ट्री में। इस तरह से लगातार उनकी उम्र को बढ़ाया जाएगा। 7 से 12 वर्ष के बच्चों को 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जाएगा। 7 से छोटा, 7 से कम उम्र का कोई बच्चा काम नहीं करेगा। 7 से 12 जो होगा एज लिमिट में, उससे 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाएगा जाएगा। साथ ही साथ फेंसिंग करनी पड़ेगी, यानी जहां पर भी खतरनाक मशीनें लगी होंगी उनकी अगल बगल बाड़बंदी करनी पड़ेगी, जिससे बच्चे वहां पर ना पहुंच पाए। तो पहला फैक्ट्री एक्ट लॉर्ड रिपन, बच्चों से संबंधित 1881, आपको इतना रट लेना है। दूसरे फैक्ट्री एक्ट की बात करें, 10 साल का गैप हो जाएगा, 1891 में आएगा ये। लेंसडाउन के समय में इसको पारित किया जाएगा, स्त्रियों से संबंधित होगा। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं को रात 8 से 5 कार्य में नियुक्त नहीं की जाएगी, यानी रात में महिलाओं को काम नहीं करने दिया जाएगा। स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिए गए, इससे ज्यादा नहीं काम कर सकती हैं। और 9 वर्ष से, हमने आपको ये पहले ही बताया, और 1 दिन का हफ्ते में अवकाश दे दिया जाएगा, हॉलीडे भी मिलने लगेगा। तो इस तरह से महिलाओं के लिए 2 काम यहाँ पर किए गए हैं, बच्चों से संबंधित 1 काम किया गया है। तीसरा फैक्ट्री एक्ट लॉर्ड हार्डिंग से संबंधित है। ये हार्डिंग सेकंड है, 1911 से आप समझ रहे होंगे। ये वही लॉर्ड हार्डिंग है जिसके ऊपर बमबारी की जाएगी दिल्ली में, जिसको हम क्रांतिकारी आंदोलनों में पढ़ेंगे। इसमें क्या किया जा रहा है, दिन में आधा घंटे का अनिवार्य अवकाश, लंच टाइम निश्चित कर दिया जाता है। और इसमें देखिए 9 से 14 वर्ष के बच्चों को काम ना किए जाने का प्रावधान किया जाएगा। तो चाइल्ड इज मीन टू लर्न नॉट टू अर्न, यानी बच्चे कमाने के लिए नहीं पैदा हुए, उनको लर्न करने के लिए पैदा किया गया है। पहले उनको लर्न करने दीजिए, बाद में वो अर्न करेंगे। इस तरह से हमारा टॉपिक यहाँ पर आज कंप्लीट होता है। यहाँ पर 2 कोट मैंने रखे हुए हैं, इनको थोड़ा सा समझ लीजिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। नो ह्यूमन मास्टरपीस हैज बीन क्रिएटेड विदाउट लेबर। दुनिया में कोई भी जो मास्टरपीस है, मास्टरपीस का मतलब बहुत ही योग्य आदमी कह सकते हैं। तो जो बहुत ही योग्य आदमी है पूरी दुनिया में, वो बिना हार्डवर्क के पैदा नहीं होता। जब तक वो हार्डवर्क नहीं करेगा वो योग्य हो ही नहीं सकता है। इसी तरह से लेबर गिव्स बर्थ टू आइडियाज,
आइडिया हमारे पास जब तक हम लेबर नहीं करेंगे, जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास आइडिया नहीं आ सकता है। यानी आपके पास आइडिया तभी आएगा जब आप हार्ड वर्क करोगे, और आइडिया ही ऐसी चीज है जो दुनिया में आपको आगे ले जाती है। आपके पास अगर आइडिया होगा तो आप सबसे ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं और नाम भी कमा सकते हैं। तो इस तरह से इन दोनों चीजों को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अपने अगले वीडियो में हम क्रांतिकारी आंदोलनों की श्रृंखला लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमें कम से कम 4 वीडियो पढ़ने पड़ेंगे। बहुत ही ज्यादा रोमांचक होंगे, उनको पढ़ने का जरूर से जरूर प्रयास करें। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.